आ जाइए मेरे भाइयों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब पोर्टल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो आर्मी की क्लासेस रहेगी, जिसमें जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, एनए, जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है इस पोस्ट के लिए, उन सभी के लिए ये विशेष इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बड़े ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं बच्चा। और इससे पहले आपकी 17 से 18 क्लास जा चुकी हैं क्लास। उनको जो बच्चा नया जुड़ा है उन क्लासेस को जाकर देखे एक बार। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलते हैं मेरे बच्चा, आज का फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। भाई, शरीर में हमारी उस संक्रमण से जो रक्षा करता है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। आरबीसी, वो आरबीसी हैं, वो आपका डब्ल्यूबीसी हैं, वो प्लाज्मा है, या फिर हीमोग्लोबिन। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ध्यान रखना, जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है या फिर हमारी इम्यूनिटी पावर को जो स्ट्रांग रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बनाए रखता है, वो आपकी क्या होती है बच्चा, वो डब्ल्यूबीसी होती है। इसका आंसर बी होता है। आरबीसी जो होती है बच्चा, इनका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, डेज तक। ठीक है जी, ध्यान रखिए। और बच्चा, जो आपका डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये रहती है 2 से 4 दिन। ठीक है जी, 2 से 4 दिन रहेंगी। प्लाज्मा जो होता है रक्त में, ये होता है बच्चा आपका 55% आपके रक्त का प्लाज्मा होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, इसकी वजह से लाल रक्त होता है। लाल रक्त होना, तो लाल रक्त होना जो है भैया, वो किसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। ये आरएच फैक्टर होता है बच्चा, क्या होता है, आरएच फैक्टर। ठीक है जी, आरएच फैक्टर जो था इस पर किया गया है। तो आरएच फैक्टर का मतलब होता है जिसमें आरएच होगा, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर होगा, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा ना, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ब्लड पॉजिटिव ग्रुप होगा। जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा मेरे मुन्ना, वो ब्लड कैसा होगा, वो ब्लड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जो आरएच है ना बच्चा, ये रीसस नाम का एक बंदर था। क्या नाम था, रीसस नामक बंदर। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, वहां से इसकी खोज हुई है। रीसस नाम का एक बंदर था, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसका जो आंसर होने वाला है वो किससे संबंधित है, बंदर से। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, आरबीसी का विनाश, आरबीसी का जो जो मरना होता है, ठीक है जी, मरना, या फिर हम कह सकते हैं कब्रिस्तान। क्या कह सकते हैं, कब्रिस्तान जो है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, लाल रक्त कणिकाओं का, वो कहाँ होता है। लसिका ग्रंथि में होता है, प्लीहा में होता है, पेनक्रियाज में होता है, फिर यकृत में होता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होने वाला बच्चा। जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई, चुनिंदा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन या 4 ऑप्शन है पूरे के पूरे एक्सप्लेन करा के चल रहा हूँ। बड़े ही मजेदार क्लास होने वाली है। अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों के पास शेयर कर दीजिए। जो आपका भाई तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली वीडियो है। तो ध्यान रखना बच्चा, वो जो प्लिया होता है, इसको बोलते हैं बेटा स्प्लिन, स्प्लिन होती है। ये क्या करता है बच्चा, इसमें आपकी आरबीसी का विनाश होता है। ठीक है जी, पेनक्रियाज जो होता है बच्चा, ये मिश्रित ग्रंथि है, पेनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है मुन्ना, मिश्रित ग्रंथि जो कहा जाता है वो आपको पेनक्रियाज को कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, अग्नाशय। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी कौन सी होती है दोस्तों, वो आपकी होती है लीवर। क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है 1.5 kg वेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1.5 kg किलोग्राम वेट पाया जाता है। स्प्लीन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, प्लीहा को। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको बताई है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। और आरबीसी का दूसरा नाम मैं बात करता हूँ, तो बच्चा इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं,
एरिथ्रोसाइट क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट भी किसे कहा जाता है मुन्ना? एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है? आपका आरबीसी का दूसरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे मुन्ना मेरे राजा। तो चलते रहिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत होता है बच्चा? वो 60% होता है, 70% होता है, 80% होता है, 90%। तो बच्चों ध्यान रखिए, हम आपको बता देते हैं। यदि मैं ब्लड को 2 भागों में बांटता हूं, एक होता है बच्चा, एक भाग में तो हम कहेंगे प्लाज्मा, क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। और एक को बोलते हैं हम रुधिराणु, ठीक है जी, रुधिराणु कहेंगे। रुधिराणु में आपके आती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और एक आती है बच्चा प्लेटलेट्स, ठीक है जी। ये 3 चीज तो इसमें आती हैं, परंतु ये जो है ये स्पेशल होता है। तो यदि ब्लड का मैं 100% करता हूँ, इसमें से 55% जो होता है वो आपका प्लाज्मा, और 45% जो होता है ब्लड का वो रुधिराणु होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर 55 नहीं है, तो सीधे सीधा आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये कह देते हैं 55% से 60% जो होता है रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है। बच्चा ध्यान रखना, प्लाज्मा में पूछने लगे वाटर कितना होता है, जल, आप पूछने लगे आपसे जल कितना प्रतिशत होता है, बच्चा ये होता है आपका 90% आपका क्या होता है, जल होता है, 7% प्रोटीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? 5th है, डायलिसिस किस से संबंधित है भाई? डायलिसिस जो प्रोसेस होती है किससे संबंधित होती है? तो ये यकृत से है, फिक्र से है, आंखों से है, या मस्तिष्क से? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो बच्चा भाई जो नया जुड़ा है उसके लिए जय हिंद है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो डायलिसिस प्रोसेस होती है ये आपका मेरे मुन्ना विक्र से संबंधित होती है। विक्र को बच्चा क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोला जाता है। किडनी से संबंधित होती है, इसको बच्चा हम गुर्दा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा, ठीक है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो ये ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसमें से आपका यूरिक एसिड अमोनिया को नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड इम्प्योर हो जाता है। और जब इम्प्योर ब्लड हो जाएगा तो आपका क्या होगा, शरीर के अंदर जो समस्या होती है, तो इसी वजह से एक डायलिसिस प्रोसेस कराई जाती है, जिसमें ब्लड को पूरे को फिल्टर कराया जाता है। तो ध्यान रखना, किडनी से संबंधित होता है। यदि मैं आपसे कहने लगूँ सबसे छोटी इकाई किडनी की, सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई किसकी है? सबसे छोटी इकाई यदि आप किडनी से पूछ लिया जाए बच्चा, वो होती है आपकी नेफ्रॉन। क्या होती है मेरे मुन्ना? नेफ्रॉन जो होती है, क्या होती है? आपकी किडनी की सबसे छोटी, ठीक है जी, नेफ्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। ब्रेन का वेट पूछ लिया जाए आपसे तो बच्चा वो होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम। ब्रेन का वेट है। अप्रोक्सीमेट आपसे कहने लगे, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग आपसे कहने लगा, लगभग वो होता है आपका 1.5 kg, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए। लीवर का आप वेट पूछने लगे तो लीवर का वेट जो होता है 1.5 kg होता है, ठीक है जी। आंखों हैं, आंखों में क्या होता है? आंखों में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है आंखों में प्रतिबिंब? ये रेटिना पर, ठीक है जी। एक क्वेश्चन से बेटा मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता के चल रहा हूँ। बिल्कुल बच्चा, हमारे कहने से एक कार्य जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा। हम प्रत्येक दिन ऐसे ही क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे राजाओं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? समझिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है भाई। शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित कौन करता है? थैलेमस करता है, सेरेबेलम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, फिर मेडुला करता है। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए बच्चा। तो ध्यान रखना, शरीर का जो तापमान करता है बच्चा, वो यहाँ पर विशेष तौर पर मैं बात करूँ तो वो करता है बच्चा हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस पार्ट होता है। ये थैलेमस पहला वाला पार्ट है, और ये जो होता है दूसरा पार्ट। ये दोनों हैं डाइएंसिफेलोन के पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। सेरेबेलम जो होता है ये संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? संतुलन जो बनाता है, शरीर का जो बॉडी का जो बैलेंस बनाता है, संतुलन जो बनाता है, सेरेबेलम करता है। मेडुला जो करता है बच्चा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना मेरे राजाओं, उनको करने का काम करता है, उनको नियंत्रित करने का। अनैच्छिक क्रिया में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होती हैं, जैसे कि छींक आना, ठीक है जी, छींक आना हो गया, खांसी आना होगा, ठीक है जी। हार्ट बीट मतलब कि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन जो होता है ये भी किस पर काम करता है बच्चा? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। श्वसन दर जो होती है ये भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है जी। श्वसन दर, या आपसे कहने लगे पाचन, पाचन दर जो होती है ये भी, ठीक है जी।
मतलब जहाँ पर आपका कोई छींक आना, खांसी आना, है ना जी, पलक झपकना, ये सभी कैसी क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक, जिन पर आपकी इच्छा नहीं होती है परंतु ये फिर भी होती है, इन्हें अनैच्छिक क्रिया बोला जाता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये करेगा। तो ध्यान रखना, ये करता है बेटा भूख, प्यास से घृणा और ताप का एहसास को कराता है, ओनली शरीर के तापक्रम को। ये ध्यान रखना बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 7, इंसुलिन होता है बच्चा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या होता है? वो हॉर्मोन्स है, ठीक है, वो हॉर्मोन्स होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है जी, हॉर्मोन्स होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे राजाओं, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इंसुलिन जो होता है वो खुद से क्या होता है? हार्मोन्स होता है। क्या होता है? हार्मोन्स होता है। और हार्मोन्स निकलता कहाँ से? इंसुलिन हार्मोन्स। तो बच्चा ये इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, ये लिख लीजिए कॉपी पेन में लेकर के, अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, पैनक्रियाज से जो निकलता है बच्चा, वो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से, इस हार्मोन्स की कमी से मैं बात करता हूँ, इस हार्मोन्स की कमी से बच्चा होता क्या है? हार्मोन्स की कमी से, हार्मोन की कमी से होता क्या है बच्चा? इस हार्मोन्स की कमी से होता है बच्चा आपका मधुमेह। कौन सा रोग होता है? मधुमेह बोल दो, या फिर आप बोल सकते डायबिटीज। क्या होता है बच्चा? डायबिटीज, मधुमेह, शुगर जिसको हम बोल सकते हैं, ये बीमारी होती है। ठीक है जी, तो इस तौर पर ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है बेटे? इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डर। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डर होता है, शरीर का बॉडी बिल्डर जो कहा जाता है वो प्रोटीन को कहा जाता है, जिससे हम बॉडी बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से बच्चा हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एनर्जी मिलती है। और बच्चा वसा जो होता है, इससे हमें ऊष्मा मिलती है। इसका मतलब हमें हीट मिलती है। क्या मिलती है? हमें क्या मिलता है बच्चा? ऊष्मा मिलती है। वो किससे मिलती है बच्चों? वो मिलती है मेरे दोस्तों, ऊष्मा जो मिलती है वो हमें वसा से मिलती है। लिख लीजिए इन बातों को, ठीक है जी। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर कॉपी पेन मेरी क्लास में लेके बैठा करो। आप एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। ध्यान रखना बच्चा, बिल्कुल आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्तों। चलते रहिए। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलते रहिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से हम ये कह सकते हैं क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? ठीक है जी, तो बात बतानी है। रतौंधी रोग होगा। कौन सा होगा बच्चा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा, इंसुलिन होगा, कर्क रोग होगा, या फिर घेंगा रोग होगा। बच्चा आसान सा ही क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से जो होता है घेंगा रोग होता है बच्चा। और ये कहाँ पर होता है? गले में। कहाँ पर होता है घेंगा रोग जो होगा? गले में होता है। इसको गलखंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गलखंड बोल सकते हैं, गल घेंटुआ बोल सकते हैं, ठीक है जी, गल घेंटुआ बोल सकते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। प्लस में एक और हार्मोन होता है, वो होता है बेटा आपका थायरॉक्सिन। तो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी होता है बच्चा, उसकी कमी से, थायरॉक्सिन कमी से। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या होता है बच्चा? हार्मोन्स होता है। इसकी कमी से भी क्या हो जाता है मेरे दोस्त? इसकी कमी से भी क्या हो जाता है? आपका गलघेटुआ गलघोटू रोग हो जाता है। तो मेन कार्य जो करता है वो कौन करता है? आयोडीन करता है। ठीक है जी, शानदार, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इंसुलिन का मैंने बता ही दिया है आपको। रतौंधी जो होता है बच्चा, रतौंधी के बारे में सुन लीजिए। रतौंधी जो होता है बच्चा, ये इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है जी, नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में इसका आंसर छपा हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है बच्चों। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है बच्चा, आपको शाम के 5 बजे से जब दिन छिपने लगता है, सूरज छिपने लगता है, तो आपको दिखना बंद हो जाता है। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है बेटा, विटामिन ए की कमी से होता है। किस वजह से होता है? विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को लिखते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए मेरे मुन्ना, मेरे राजाओ। चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? थर्मामीटर में क्या चीज़ आपको दर्शाता है? भाई थर्मामीटर जो होता है आपका टेम्परेचर को दर्शाने का काम करता है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है जो तापमान को बताता है? तो उसमें शीशे के कारण तापमान बता देगा, पारा भरा होता है, चांदी भरी होती है। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। बहुत शानदार बच्चा। बेटा शीशे को हम पीबी बोलते हैं। पीबी ये सिंबल होता है, प्रतीक होता है। पारे का जो होता है बच्चा वो होता है एच जी। और चांदी का जो होता है वो होता है बेटा ए जी, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, जो आपका थर्मामीटर होता है इसमें क्या होता है? पारा भरा होता है। पारे का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। ठीक है जी, परमाणु क्रमांक जो होता है पारे का 80 होता है। ये एक ऐसी धातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है? ये धातु होती है, और ये धातु भी ऐसी है बच्चा जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में। कैसी अवस्था में?
मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो अकेली पारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर क्या होगा। जब एक तार में समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर क्या होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, ए और बी दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, कौन सा होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, या ए या बी दोनों होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे, मैं देखता हूँ आप कितने अच्छे लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में बताना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलते रहिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप खोजोगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे राजाओं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। बेटा अदिश राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जो आपकी अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशि का मतलब वो होता है बेटा, ऐसी क्वांटिटी जिनका परिमाण मापा तोला तो जाता है उन्हें, परंतु उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती या फिर दिशा नहीं होती है, वो आपकी अदिश राशियां होती हैं। और एक इसका भाई है, उसका नाम है सदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें एक दिशा है। तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा, बल होगा, वेग होगा, विस्थाप, बल वेग होगा, दाब होगा या त्वरण होगा। जल्दी से बताइए कौन सी एक अदिश राशि है। तो बच्चों हम बता देते हैं, जो दाब होता है ये कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि है। बाकी की मैं बात करूँ, ये तीनों कैसी हैं, सदिश राशियां। ये है अदिश, कैसी है, अदिश। एक सदिश राशि याद कर लो, अदिश राशि अपने आप याद हो जाएंगी। तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ भाई साहब, कौन सी सदिश राशि, कौन सी राशि, सदिश राशि। आप लिख लीजिए इन बच्चों, इन चीज़ों को। सदिश राशियाँ जो होती हैं, जैसे मैं कह देता हूँ बल, फोर्स जिसको हम बोलते हैं, बल, वेग मतलब वेलोसिटी, विस्थापन, विस्थापन को बच्चा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बल वेग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, त्वरण मतलब एक्सलरेशन, संवेग मतलब मोमेंटम। ठीक है जी, आवेग, आवेग मतलब इम्पल्स। ठीक है जी, भार मतलब वेट। ठीक है जी, कोणीय वेग, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, या फिर कोणीय आवेग, तो हम कह सकते हैं एंगुलर पल्स। ये सभी जो राशियां होती हैं मेरे दोस्तों, जो लिखी हुई हैं, ये आपकी सदिश राशि है, इनको याद कर लो। इसके अलावा जो भी राशि आनी है वो अदिश राशि के अंदर डाल लेना। बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग आवेग, भार कोणीय वेग कोणीय संवेग कोणीय आवेग, ये सभी राशियां कैसी राशियां होती है, सदिश राशियां। बाकी की देख लीजिए कौन सी होती हैं राशियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चंद्रमा पर जा रहा है, तो भार जो होगा, उसका वेट जो होगा, वो घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा घटेगा या फिर वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए मेरे बच्चा क्या आंसर होने वाला है। तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति बाहर जो प्रभाव पड़ेगा वो हमेशा क्या होता है, घटता है। क्या होता है, चंद्रमा पर बाहर जो होता है घटता है, क्योंकि बेटा हमारे जो वेट होता है, हमारे भार का मतलब जो अर्थ पर, अर्थ का जो भार होता है, मान के चलिए यहाँ 60 kg वेट है, 60 न्यूटन आप लिख सकते हो। तो ध्यान रखना वहाँ पर जाकर कितना हो जाएगा, 6 तो आप कह सकते हैं भाई साहब कितना हो जाएगा, आपका 10 kg वेट पास हो जाएगा। क्योंकि आपका जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, परंतु वजन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब जो आपका भार जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या होता है, ग्रेविटी का G/6 होता है। ठीक है जी, हमारी ग्रेविटी का 6 होता है, मतलब 1/6 हम कह सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी पृथ्वी की जी का मान है। और वहाँ क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में 6 है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में 6। आप इसको काटोगे तो बचाइए 1.67 मीटर पर सेकंड होती है ग्रेविटी। और ग्रेविटी कम होने के कारण क्या हो जाता है, भार कम होता है। ये विशेष ध्यान रखिए। ठीक है जी बच्चों, चलिए, परंतु मास जो होता है, मास, मास चंद्रमा पर फिक्स रहेगा, फिक्स, फिक्स रहे। कि हमारे यहाँ 8 kg मास है, तो यहाँ भी क्या होगा, 8 kg रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। भाई तापमापी होता है, टेम्परेचर को मापने का काम करेगा, किसे पायरोमीटर कहा जाएगा। ताप विद्युत तापमान को, विकिरण तापमापी को, द्रव्य तापमापी को, गैस तापमापी को। जल्दी से कमेंट करके बताइए,
जिसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो पायरोमीटर होता है ये विकिरण तापमापी होता है, सूर्य के तापमान को मापने का काम करता है। अधिक तापमान को मापने का जो काम करता है वो विकिरण तापमापी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है बच्चा, तो बताइए क्या होगा। हाइड्रोमीटर होगा, लैक्टोमीटर होगा, विट्रोमीटर होगा, थर्मामीटर होगा। तो दूध का अपेक्षित घनत्व मापना है बच्चों, ध्यान रखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए कौन सा होता है, लैक्टोमीटर होता है। ठीक है जी, क्या होता है, लैक्टोमीटर दूध की अपेक्षित घनत्व को मापने का काम करता है। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है दूध का, वो लैक्टोमीटर। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है दूध जो होता है लैक्टिक एसिड होता है ना, याद करने का तरीका ये हो सकता है, लैक्टिक एसिड होता है तो लैक्टोमीटर ही होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए, दूध दही में साथ में लैक्टिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लैक्टिक एसिड का काम होता है थकान पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त दाब नापने का यंत्र क्या होता है बच्चा, टैकोमीटर होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। बच्चा ध्यान रखिए, रक्त दाब को जो मापेगा, ब्लड प्रेशर को जो मापता है, वो आपका क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है बच्चा। ये स्फेग्नोमैनोमीटर वही मीटर होता है, कभी आपने देखा होगा बीपी जब मापते हैं, ब्लड प्रेशर, देखो रक्त दाब का मतलब ही होता है, आपने सुना होगा बीपी चेक करवाने जाना है, तो बीपी का मतलब फुल फॉर्म की मैं बात करूँ उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, ब्लड प्रेशर ही इसको हम कहते हैं। बच्चा आपने देखा होगा जो उसको यहाँ पर लगा करके और उसको मशीन सी को ऐसे दबाता है तो बीपी चढ़ता है। तो नॉर्मल बीपी की मैं बात करूँ, नॉर्मल बीपी जो आपका होता है वो कितना होता है बता, 120/80। क्या होता है, 120/80 होता है। ये नॉर्मल बीपी होता है, जिससे इसको मापा जा रहा है वो यंत्र होता है स्फेग्नोमैनो। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए उस यंत्र का नाम क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, रिएक्टर पैमाने नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई रिएक्टर जो पैमाना है वो क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो ध्वनि की गति को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है, भूकंपीय लहरों को आयाम मापता है, या फिर ध्वनि की तीव्रता मापता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल पर पैमाना जो होता है मापने का काम करता है। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, एक होता है बैरोग्राफ और एक होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, बैरोग्राफ पर उसको अंकित मतलब कि मेजर किया जाता है, लिखा जाता है। ध्यान रखना, भूकंपीय लहरों का जो आयाम है उसको मापने का काम करता है रिएक्टर पैमाना। बच्चा कंफ्यूज ना होना, रिएक्टर स्केल होता है एक, और होता है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करेगा। ठीक है जी, तो विशेष तौर पर रिएक्टर स्केल जो होता है, एक होता है सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, एक रिएक्टर स्केल होता है, सिस्मोग्राफ पर उस चीज को अंकित किया जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ पर उसको अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, फैदोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, भाई फैदोमीटर होता है फैदम। तो ध्यान रखना, ये भूकंप को मापेगा, ये समुद्र की गहराई को मापेगा, वर्षा को मापेगा, या ध्वनि की तीव्रता को मापेगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, मेरे मुन्ना मेरे राजा, फैदोमीटर का कार्य जो होता है वो क्या करता है, समुद्र की गहराई को मापने का काम करता है, फैदम जो होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने का काम करेगा। भूकंप का भी मैंने आपको बता ही दिया कौन सा होता है बेटा, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, और जो सिस्मोग्राफ होता है उस पर उसको अंकित किया जाता है। ठीक है, और रेन गेज जो होता है, वर्षा को मापने का काम होता है रेन गेज का। ठीक है, और ध्वनि तीव्रता को जिससे मापा जाता है हम कह सकते हैं वो क्या होती है, डेसिबल हम एक यूनिट होती है ध्वनि की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, क्या कह रहा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या फिर काइमोग्राफ। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा। बच्चा यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक भाई की तरह वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाइयों अपने मित्रों के पास शेयर करें। चलते रहिए, आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, वो होता है पॉलीग्राफ, जो होता है झूठ का पता लगाने में का यूज किया जाता है, एक यंत्र होता है पॉलीग्राफ। ठीक है जी, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक यंत्र सा लगा देते हैं, चिपका देते हैं ऐसे, उनको पता लगाया जाता है झूठ बोल रहा है सच बोल। क्वेश्चन नंबर 19 है, वॉशिंग मशीन का कार्य, कार्य जो है सिद्धांत है, कार्य सिद्धांत मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम कर देगी, अपकेंद्रण पर, उत्क्रमण परासरण पर, अपोहन पर या विसरण पर। तो ध्यान रखना बच्चा, जो वॉशिंग मशीन होती है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, वैसे बात में करूं, अपकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अपकेंद्रीय बल पर जो काम करती है, इस तौर पर ध्यान रखें वॉशिंग मशीन काम करती है। इसमें होता क्या बच्चा, जो भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल पर और केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगाए, केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगाए, तो बच्चा वो क्या होता है आपका, आपका कौन सा होता है बच्चों, वो आपका होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है जी, तो केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगा रही है तो विशेष तौर पर ध्यान रखें अपकेंद्रीय बल होगा। और यहीं पे मैं बात करता हूँ, सर्कल पर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है और वो सेंटर की ओर फोर्स लगाए, सेंटर की ओर बाहर से भीतर की ओर फोर्स लगा रहा है,
उसको हम बोलते हैं बच्चा अभिकेंद्रीय बल। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, तो अभिकेंद्रीय बल होगा। ध्यान रखिए, वॉशिंग मशीन चलती है, जब चलती है तो चीज़ों को किस तरफ फेंकने का काम करेगी, बाहर की तरफ, भीतर से बाहर की तरफ। जैसे वॉशिंग मशीन का चलना और कपड़े धोने वाली मशीन जिसको हम बोलते हैं, वॉशिंग मशीन सुखाने वाली होती है। दूध चलाने वाली जो मशीन होती है वो भी मिक्सी भी हम कह सकते हैं। आटा पीसने वाली चक्की जो होती है, ये कौन से बल पर काम करेंगे, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है भाई। जो सनलाइट होती है उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है? ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है, फिर 7 होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे बच्चों, कितनी संख्या होती है। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, कितनी होती है? 7। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, PIVGY OR 7 है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए आपका ये होता है 7 कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग वैसे से होते हैं बेटा, वो लाल मतलब काला कह रहा है, पीला कह रहा है, लाल या नीला। तो मैं प्राथमिक रंग को बात कर देता हूँ। लाल, नीला, लाल, नीला और हरा आपके प्राथमिक रंग होते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और यहाँ पर लाल नीला तो दे रखा है, पर हरा नहीं दे रखा है। द्वितीयक रंग में पीला तो आ जाता, काला नहीं है। तो उसका आंसर जो होगा, तो क्या होगा, ए होने वाला है। ठीक है जी, काला रंग तो चलता ही नहीं है भाई, काला तो है ही नहीं। ठीक है, विब्योर में भी नहीं है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, तो काला होगा, प्राथमिक रंग में नहीं आएगा, क्योंकि द्वितीयक रंग में जो होता है लाल नीला हरा पहला रंग है। लाल नीला हरा और पीला या मैजेंटा जिसको हम कह सकते हैं, वो आपको कौन सा द्वितीयक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं। मनुष्य की जो आंखें होती हैं, मनुष्य की जो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है मेरे दोस्तों? तो वो कॉर्निया पर बनेगा, आइरिस पर बनेगा, पुतली पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। बड़ा ही शानदार मजेदार क्वेश्चन, बच्चा ध्यान रखना। आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और बच्चा 1/10 सेकंड तक रुकता है। इतने सेकंड तक रुकता है, फिर रेज हो जाता है। और कैसा बनेगा बच्चा? वो बनेगा वास्तविक बनेगा। और प्लस में कैसा बनेगा? वास्तविक। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनता है मेरे बच्चों, और कैसा बनेगा? उल्टा। कॉर्निया है, डोनेट पार्ट है, दान देने वाला भाग है, दान देने योग्य भाग। दान देने योग्य भाग जो होता है वो कॉर्निया होता है। आइरिस जो होती है बच्चा, वो होता है आंख का रंग। आंख का आंख का रंग जो निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, आइरिस पर। पुतली जो होती है बच्चा, ये तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में, तेज प्रकाश में सिकुड़ना, तेज प्रकाश में सिकुड़ना और कम प्रकाश में फैलना, कम प्रकाश में फैलना। किसका काम होता है बच्चों? ये काम होता है आपका किसका? पुतली का। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? 23, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो चाबी वाली घड़ी, या फिर आपका देखो चाबी वाला खिलौना, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा बच्चा आपका, जिसमें एनर्जी को स्टोर करके बाद में यूज किया जा रहा है, डैम बना करके टरबाइन चलाना। गतिज ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। ध्यान रखना, वो ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चा, ये आपकी ऊर्जा होती है जिसमें ऊर्जा को इकट्ठा करके बाद में यूज किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, एम होता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट जो होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पता होगा इस बात का तो आपको। ठीक है, गति, कोई वस्तु गति करते करते एनर्जी दे रही है तो उस गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु को स्टोर करने के बाद में उस एनर्जी को यूज किया जा रहा है, एनर्जी को स्टोर करने के बाद में यूज किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? धूप के चश्मों की पावर कितनी होती है? धूप का चश्मा जो है बच्चा, उसमें क्षमता क्या है? उसमें तो सिंपल लेंस होता है, तो उसमें की कोई पावर नहीं हो, उसका डायोप्टर कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, वो कितना होगा? 0 डायोप्टर होता है। ध्यान रखना, यदि वो कोई लेंस होता, उत्तल लेंस होता, उसमें अवतल लेंस होता, तो आप कह सकते थे उसमें क्या सिंपल चश्मा है। तो ध्यान रखना क्या होगा? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति को इसमें मापा जाता है, तो आसान सा क्वेश्चन है। डायोप्टर में, इयन में, ह्यूमन में, या फिर कैंडेला में? ध्यान रखना बच्चा, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। आपने सुना होगा कैपिटल डी ऐसे लिखा होता है किसी चश्मे के पीछे, -2.3D, -1.5D, ऐसे माइनस का चश्मा लगाया, 1.5 लगाया, 2 का लगाया, तो डी का मतलब डायोप्टर होता है। उसके बाद कैंडेला जो होता है बच्चा, ये होता है आपका ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता, जो ज्योति तीव्रता होती है ना, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट जो होती है, ह्यूमन फ्लक्स की जो होती है बच्चा, वो क्या होती है? आपका कैंडेला होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साहब, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, तो उसके फोकस दूरी जो होगी बेटा वो कितनी होगी?
1/1 में F इक्वल टू जो होता है 20 सेंटीमीटर होगा बच्चा, 100 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा, तो 2 + 2 डायोप्टर है बच्चा, वो कितनी होती है आपका 50 सेंटीमीटर के आसपास। कितनी होती है बच्चा 50 सेंटीमीटर होती है। 26 का आंसर जो आने वाला है वो सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 क्या कह रहा है, RDX क्या होता है, RDX, RDX आविष्कारित हुआ, मतलब किसने इसका आविष्कार किया था RDX का, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, टॉडी द्वारा, या फिर बर्जिलियस द्वारा, या फिर हेनिंग द्वारा। RDX का जो आविष्कार किया है, जो खोज किया बच्चा, वो किसने की है, वो आपका किया है हेनिंग द्वारा। किसके द्वारा किया, हेनिंग द्वारा, ठीक है जी। तो उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल बता दीजिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था, सॉडी द्वारा बता दीजिए, बर्जिलियस को बता दीजिए। बर्जिलियस तो वही है जिसने बेटा किसके बारे में बताया था, प्रोटीन की, प्रोटीन के खोजकर्ता जो है ना, वही है बर्जिलियस, बर्जिलियस और मूल्टर। आपको बताना बेटा अल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार भी मिला था, जल्दी से बताना है इसने किसकी खोज की है। चलिए बहुत शानदार बच्चा, वेरी गुड। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 28, कोयला क्या है भाई, कोयला एक यौगिक है, मतलब कंपाउंड है, एलिमेंट में तत्व है, मिश्रण में मिक्सचर है, या फिर तरल है, जल्दी से बताइए। दोस्तों ध्यान रखना, ये एक कार्बन का प्ररूप, हम कार्बन की उपस्थिति इसके अंदर होती है कोयले के अंदर, तो ध्यान रखना ये क्या होता है, एक यौगिक होता है, क्या होता है, कंपाउंड होता है कोयला, ठीक है जी। क्योंकि इसमें कई प्रकार के कोयला होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, या पीट कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने हो, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की, अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की बच्चा, डॉल्टन ने की है, रोंटजन ने की है, रदरफोर्ड ने की है, फिर विलार्ड ने की, जल्दी से बताइए। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो की है बच्चा, वो किसने की है, वो की है रदरफोर्ड ने। किसने की है, रदरफोर्ड। ये वही रदरफोर्ड है जिन्होंने किसी भी परमाणु, मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस की, मतलब केंद्र की खोज की है। ये वही रदरफोर्ड है जिसने किसकी खोज करी थी बेटा, प्रोटॉन की खोज करी है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, वो मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, ऑटो हॉर्न ने, या फिर आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ध्यान रखना, परमाणु बम का जो आविष्कार किया है मेरे दोस्तों, वो किया है किसने, ऑटो हॉर्न ने। किसने किया है, ऑटो हॉर्न ने। अल्बर्ट आइंस्टीन वही है जिन्होंने एनर्जी के बारे में बताया, E = mc², ठीक है जी। ये m मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और ये क्या होता है, c मतलब फ्लाइट होती है। तो ध्यान रखना भाई साहब, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिवता की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है भाई, नीले लिटमस पेपर को लाल जो कर देता है वो कौन होता है, वो अम्ल होता है, वो भस्म होता है, वो क्षार होता है, वो लवण होता है। इसका मतलब एसिड होता है, वो बेस होता है, वो सॉल्ट होता है। जल्दी से बताइए क्या होता है, भस्म को क्या बोलते हैं, क्षारी बोलते हैं। ध्यान रखना, आपको पता होगा बच्चा, एक लॉजिक होता है ABR, अबार। अबार मतलब ए से होता है एसिड, ठीक है जी, एसिड होते हैं। पी से होता है बच्चों ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और आर से होता है रेड, रेड माने लाल, ठीक है जी, लाल। लॉजिक है नीला, और ये होता है अम्ल। इसका मतलब जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल। ये लिखा हुआ है, नीले को कैसा कर रहे हैं, लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ध्यान रखना उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोला जाता है। देख लो यहाँ पर आंसर इसका, ठीक है। और क्षार जो होते हैं ये उल्टा कर देते हैं। क्षार जो होते हैं बच्चा, ये क्षार जो होंगे, क्षार क्या करते हैं, ये क्षार जो होते हैं लाल को क्या कर देते हैं, लाल को नीला, तो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए, और लवण ऐसा कुछ नहीं करते हैं भाई, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्त का पीएच मान, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, पीएच मान पूछ रहा है, 5.0 होगा, 6.4 होगा, 7.4 होगा, फिर 8.0। रक्त का पीएच वैल्यू आपको बतानी है। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, 7.4 जो होता है वो रक्त का पीएच मान होता है। एक तो मेरे दोस्तों आंसू का सेम होता है, आंसू का और रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की, वो होती है 7.4। इसका मतलब वो क्या है, क्षार है, क्योंकि 7 से ऊपर जो पीएच वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, क्षार, ठीक है जी। है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये हल्का क्षार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है, मतलब टिन का जो प्रतीक है वो कौन सा होता है, TiO होता है, SN होता है, SI होता है, फिर TiA होता है। इसका तो मतलब भी कुछ नहीं होता बच्चों, दोस्तों क्या होता है, SN जो होता है इसको हम बोलते हैं टिन, ठीक है जी। टिन जो होता है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है SN, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, बी इसका आंसर होने वाला है। आप बता दीजिए PB का सिंबल जो होता है, PB किसका सिंबल है, ठीक है जी। HG है, ये किसका सिंबल है, AU है, ये किसका सिंबल है, 3 आप बता दो, PB HG AU कमेंट में बताना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीनों के नंबर डाल करके पहले का ये लिखना है, दूसरे का ये लिखना है, तीसरे का लिखना है।
जल्दी से कमेंट में बताइए बच्चा। आपकी मेहनत आपको बिल्कुल कामयाब दिलाने वाली है बेटा। माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। उन्होंने आपसे जो सपने सजोए हैं बिल्कुल उनको पूरा करना है बच्चों। कहते हैं कि माँ बाप ही इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा कब कामयाब बने और कब हम समाज के सामने कह सके कि हमारा बच्चा कामयाब हो चुका है। वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं बच्चा, और आप इधर से उधर घूम रहे हैं। बिल्कुल ये कार्य ना करें, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह आपको एक संदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपकी तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? Cl होता है, Cm होता है, Cr होता है या Cu होता है? तो बच्चा ध्यान रखना, जो आपका क्यूरियम होता है उसका सिंबल क्या होता है? Cm होता है। क्या होता है? क्यूरियम है CuRiMum, ठीक है जी। क्यूरियम जो होता है CrIum होता है। क्यूरियम का क्या सिंबल होता है? Cm जो होता है। ये Cu जो होता है बेटा कॉपर का होता है। क्या होता है? कॉपर का होता है, ध्यान रखिए। ये कुछ नहीं है भाई, क्रोमियम कह सकते हैं, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है बच्चा 35, HCl हाइड्रो, बताइए हाइड्रोजन क्लोरो है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरो है? बड़ा ही आसान है। तो HCl की फुल फॉर्म जो होती है बच्चा वो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आपका HCl की फुल फॉर्म होती है। HCl जो होता है बेटा ये प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। इसको हम प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चा। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है जी। कहते हैं इसको पेट से निकाल के, पेट में बनता है बेटा आपके में, पेट से निकाल कर मुंह पर डाल दिया जाए तो मुंह झुलस जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है। क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 1.5 तक होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बच्चा, ठीक है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड 3.5 तक होते हैं, 0 से 3.5 का, 0 से 1.5 होता है। इसके बाद किसी का भी पीएच वैल्यू जो होता है 1.5 या 0 नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36। शीशे का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? शीशे का रासायनिक सूत्र बताना है मेरे भाइयों। शीशे का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से आपके कमेंट का इंतजार हम कर रहे हैं। तो शीशे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, SiO2 होता है, PbCl होता है, फिर NaCl होता है। ध्यान रखना बच्चा, शीशे का रासायनिक सूत्र होता है SiO2। क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है इसको। और बच्चा ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है जी। बहुत शानदार आपके जवाब आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? SO2, CO या फिर CO2 या फिर N2O? तो इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं करता है? ध्यान रखना बेटा, SO2 तो करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण करता है, और N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है बच्चा? प्रदूषण नहीं करता है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चा, इनके नाम भी लिख लीजिए, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चा, ये आपका प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये प्रदूषण फैलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका नाम भी लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आप लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये होता है बेटा सिलिकम, सल्फर, सल्फर डाई ऑक्साइड। आपके सामने सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 39, 38 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, ये अभी में लिखा है, CO होता है, O2 होता है, CO2 होता है, CO3। ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। सबसे विषैली गैस, सबसे, तो क्या बोलते हैं? सबसे विषैली गैस कहते हैं भाई। सबसे विषैली गैस जो होती है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन के साथ फास्ट रिएक्शन कर लेती है भाई। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कार्य करेगी, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो करती है बच्चा वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39 है, सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है बच्चा? सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा बनाने में जो गैस मिलाई जाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जितने भी आपके सोडा वाटर होते हैं या आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक में आपका बच्चा कौन सी होती है? कोल्ड ड्रिंक में कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है बेटा, चिप्स जो होते हैं ना, चिप्स, चिप्स की पैकेट, चिप्स की पैकेट में जो गैसेज होती हैं वो कौन सी होती है बच्चा? आपके नाइट्रोजन होती है, ठीक है जी। चलिए, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी है? ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा,
ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो गैस है भाई वो कौन सी होती है, वो आपकी हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे की तरफ चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बेटा, हाइड्रोजन होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है भाई, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, 400 ग्राम, 1400 ग्राम, 140 ग्राम या 1800 ग्राम। बड़ा ही सिंपल, आसान सा, मजेदार क्वेश्चन सा भैया। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भैया। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन ऐसे मेहनत करके आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तो ध्यान रखिए, क्या होता है, ब्रेन का जो वेट होता है 1400 ग्राम होता है, कहा जाता है 1350 से लेकर कितना होता है, 1400 ग्राम। या अप्रोक्सीमेट में बात करूं, लगभग ही मैं बात करूं, लगभग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लगभग जो होता है बच्चा वो होता है कितना, 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41, कुनैन प्राप्त होता है भाई, कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है, आपने देखा कुनैन की गोली भी आती है, सिनकोना में नारियल से प्राप्त किया जाता है, शहतूत से, सफेदे से। बड़ा ही सिंपल, मजेदार और आसान क्वेश्चन है। तो सिनकोना से जो प्राप्त किया जाता है वो है कुनैन, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्लोरोफिल कहाँ होता है बेटा, क्लोरोफिल आपने सुना होगा, एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधों की कहाँ पर पाया जाता है, तो फ्लोएम में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है, तने में पाया जाता है। जल्दी से बताइए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चा, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। जो भाई जन नया जुड़ा है, जय हिंद उसके लिए। तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल कहाँ पर होता है बच्चा, वो पत्तियों में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधे के भोजन बनाने में हेल्प करती हैं। तो भोजन कहाँ बनता है, भोजन बनना, भोजन जो बनता है वो कहाँ पर बनता है दोस्तों, वो कहाँ पर बनता है, पत्तियों में। जाइलम जल को लेकर जाता है, जल को लेकर जाना, जल को जो लेकर जाता है, पानी को, मतलब जड़ों के माध्यम से जल जो जाता है ऊपर की ओर, वो जाइलम लेकर आता है। और फ्लोएम पत्तियों से, पत्तियों से भोजन को, पत्तियों से भोजन को पेड़ के विभिन्न भागों, तो पेड़ के विभिन्न भागों तक ले जाना, भागों तक ले जाना। ठीक है जी, पेड़ पौधे के विभिन्न तना फना जो होता है, जड़ों तक ले जाना जो होता है। फ्लोएम जो होता है, फै से फल, फल भोजन हो गया, जैसे जल, जल से जल को ले जाना। और तना जो होता है बेटा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है पेड़ पौधे को। ठीक है जी, बेस बनाने का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43 है, गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है भाई, गुर्दे की कार्यवाही इकाई जो होती है, मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट हम कह सकते हैं गुर्दे की, जो कार्यात्मक इकाई जो होती है, नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन होती है, नेफ्राइटिस होती है, फिर लिम्फ होती है। जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, गुर्दे की जो कार्यात्मक या छोटी इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है बेटा। कितनी होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है जी, तो नेफ्रॉन होती है, लगभग 1.5 लाख नेफ्रॉन होती है, 1.5 लाख। कितनी होती है, 1.5 लाख किडनी के अंदर नेफ्रॉन होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और किडनी का जो वेट होता है, किडनी का वेट की मैं बात करूं बच्चा, वो होता है 150 से 160 ग्राम। कितना होता है, 150 से 160 ग्राम किडनी का वेट होता है। न्यूरॉन जो है बच्चा, ये आपका क्या है, सबसे सबसे लंबी, लंबी एक कोशिका है, सबसे लंबी एक कोशिका, सब शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, वो एक कोशिका जो होती है बच्चा, वो होती है न्यूरॉन्स। ठीक है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44, ट्रैकोमा रोग संबंधित है भाई। ट्रैकोमा रोग कहाँ होता है, ध्यान रखना, आंख में, कान में, नाक में, गले में। भाई आसान सा क्वेश्चन है ये तो, सिंपल सा, एकदम लड्डू क्वेश्चन आपके लिए है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है भैया। चलते रहिए, चलते रहिए। तो ध्यान रखना, ट्रैकोमा रोग आंख में होता है। इसमें आंख में होता क्या है, ट्रैकोमा रोग में आंख का जो होता है लालापन, मतलब लाल आंख हो जाती है बिल्कुल। एक तो धूप में या फिर बुखार की वजह से होता है, यदि बीमारी से, परंतु इसमें होता क्या है, एक बिल्कुल आंख लाल हो जाती है, जो आपके लिए एक एलर्जेटिक हो जाती है हमेशा के लिए। ठीक है, इसमें आंख को दिखना भी बंद हो जाता है फिर। क्वेश्चन नंबर 45 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है बच्चा। पेनिसिलिन की खोज करता कौन है, लॉरेंस हैं, फ्लेमिंग हैं, या फिर रोनाल्ड हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, जो फ्लेमिंग है ना पेनिसिलिन के, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या नाम है, एलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो है बच्चा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसके खोज करता है। तो इसका आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोज करता है। रोनाल्ड रोस मलेरिया के टीके, मलेरिया के, ठीक है जी, रोनाल्ड रोस जो है वो मलेरिया की खोज करता है, ध्यान रखिए। विशेष तौर पर बहुत शानदार, मजेदार, वेरी गुड, और बहुत अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है, ऐसा कौन सा रोग है जो दूषित भोजन से होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, टाइफाइड होगा, चिकन पॉक्स होगा, बोला बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, चिकन पॉक्स नहीं होता है, बोला सीधी सी बात है, टाइफाइड जो होता है दूषित भोजन से होता है। कभी ध्यान रखना, जो टाइफाइड सभी को होता है मोस्टली, ये बारिश के मौसम में होता है, जब क्या होता है थोड़ा सा गंदगी वगैरह होती है, ठीक है, बारिश का मौसम होता है और थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चलती है, तो उसमें क्या होता है दूषित भोजन से क्या होता है, टाइफाइड।
क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? ऐसा कौन सा रोग है जो हवा से फैल जाता है? वो प्लेग है, तपेदिक है, टाइफाइड है, हैजा है। तो ध्यान रखना बेटा, तपेदिक को बोला जाता है, टीबी भी बोलते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस जो जो फैलता है वो किससे? संक्रामक रोग है, हवा से फैलने वाला रोग होता है बच्चा। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर बी होने वाला है। बहुत शानदार बच्चा। तो प्लेग जो होता है, ये प्लेग जो होता है बच्चा, ये किससे फैलता है? ये फैलता है बेटा चूहा से। ठीक है, प्लेग जो होता है ये चूहे से फैलेगा। और रेबीज जो होता है कुत्ता और बिल्ली के काटने से होता है। हैजा जो होता है बच्चा, ये आपका पानी जो दूषित पानी है उससे भी फैल सकता है, जो आप दूषित पानी पीते हो उससे भी फैल सकता है। टाइफाइड जो होता है बच्चा आपका किससे फैलता है? दूषित भोजन से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मतलब कि अंतःस्रावी को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें क्या नहीं होता? नलिका नहीं होती। नलिका नलिका नहीं होती है। नलिका नहीं होती मतलब डक्ट लेस होती हैं। वो सीधा जो अपना जूस निकाल रही है किसके अंदर? ब्लड के अंदर ही निकाल देती है। तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो होता है बच्चा, पिट्यूटरी ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि भी होती है, थायराइड और पेनक्रियाज। तो ध्यान रखना बच्चा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पिट्यूटरी भी होती है, एड्रिनल भी होती है, थायराइड भी ग्रंथि होती है। तो पेनक्रियाज जो होती है बच्चा, ये मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि होती है बच्चा, ये कौन सी? पेनक्रियाज। शरीर की एक सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो होती है पेनक्रियाज जो होती है। थायराइड गले में होती है। एड्रिनल जो होती है बच्चा, ये होती है आपकी किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर जो होती है, किडनी के ऊपर जो होती है ये एड्रिनल होती है। पिट्यूटरी ब्रेन में होती है। ब्रेन में मतलब मस्तिष्क में जो होती है, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। बहुत शानदार मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे इसके एक्सप्लेन दे रहा हूँ बच्चा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। तो चलते रहिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्या कह रहा है? 49, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है भाई? सफेद रक्त कणिकाओं का मतलब होता है WBC। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है बच्चा? वो संक्रामक का मुकाबला करना, ऑक्सीजन ले जाना, ताकत देना। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलते रहिए। तो ध्यान रखना, संक्रामक संक्रमण का मुकाबला करना या फिर आपका जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता क्षमता बनाए रखना। ठीक है जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनाए रखना है, किसका कार्य होता है बेटा? WBC व्हाइट ब्लड सेल का होता है। तो ध्यान रखना, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50 है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किस अंग को प्रभावित करेगा बच्चा? वो फेफड़े को, हृदय को, जिगर को या गुर्दे को। तो निमोनिया जो प्रभावित करता है बच्चा, अपने छोटे बच्चे देखो सबसे ज्यादा होता है, तो उनको बता सांस तेज तेज चलती है, तो उनको फेफड़े से संबंधित होता है निमोनिया। ठीक है जी बच्चों, तो देखिए मेरे दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमने किए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के हमने जो आपका ऑप्शंस थे सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। एक छोटे भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।